ता प्रधान धान तान धातिट तातिट ग्रधातिट घिन्नडान घिन्नडान धित्ता गतगदिगिन धान तान धा गतगदिगिन धान तान धा। कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक का अर्थ कथा को थिरकते हुए कहना है। ये राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। यह भी कहा जाता है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय में कथक की शुरुआत हुई। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, यानी गीत वाद्य और नृत्य तीनों एक होकर संगीत का सृजन करते हैं। संगीत की इस परिभाषा का अगर मानवीकरण किया जाए तो उसका नाम होगा डॉक्टर पूर्णिमा पांडे। संपूर्ण संगीत को समर्पित एक संपूर्ण व्यक्तित्व, नृत्य गायन वादन में दीक्षित पूर्णिमा जी की शिक्षा यात्रा भी संपूर्ण है। पूरी तरह कथक को कैरियर बनाने से पहले उन्होंने शिक्षण कार्य किया। भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ की मैरिस म्यूजिक कॉलेज से भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय बनने की यात्रा से जुड़ी है पूर्णिमा जी की कथक यात्रा। अल्मोड़ा में जन्मी पूर्णिमा जी को लखनऊ पढ़ाई के लिए भेजा गया। यहाँ शुरू हो गया शिक्षा के साथ संगीत का सफर और उसने जोड़ दिया उन्हें भातखंडे संगीत महाविद्यालय से। आज के मन के मौसम यूट्यूब चैनल में हमारी मेहमान है डॉक्टर पूर्णिमा पांडे। पूर्णिमा जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तो पूर्णिमा जी, कैरियर के रूप में कथक को आपने कब चुना? आप तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, बीएड किया, कॉलेज में अध्यापन भी। जी जी, सच पूछिए नीलम जी तो कथक को मैंने चुना कहना बहुत मुश्किल है। महीने में मेरे लिए संभव नहीं है जी। यूं कहूं कि कथक ने ही मुझे चुन लिया और मुझे मैंने फिर आत्मसात किया, तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं बचपन से ही संगीत प्रेमी तो थी। जी जी। लेकिन कभी नृत्य को अपना करियर बनाऊंगी ऐसा कभी सोचा नहीं था। उस जमाने में बच्चे बड़े अबोध होते थे, तो मैं भी उसी तरह की थी और पढ़ने के लिए यहाँ आई थी। जी। यहाँ माने लखनऊ। जी। और घर के लोग भी संगीत प्रेमी थे। पता चला कि यहाँ एक बहुत मशहूर संगीत विद्यालय है, तो मुझे यहाँ एडमिट करा दिया गया। जी। और मुझे गाना सीखने के लिए एडमिशन कराया गया था। जी। लेकिन मैं गाने का क्लास कम करती थी और डांस के क्लास के आगे खड़ी हो जाती थी और मुझे बहुत खींचती थी घुंघरू की झनकार है। जी। गाने के क्लास में भी बैठी होती थी तो वो घुंघरू की झनकार मुझे खींचती थी और मैं घंटों गाने का क्लास छोड़ के डांस के क्लास के बाहर खड़ी रहती थी। शायद वहीं से एक आकर्षण मुझे नृत्य के प्रति हुआ और उसके बाद मैंने नृत्य सीखना शुरू किया। और करियर के रूप में इसको लूंगी तब तो नहीं सोचा था, लेकिन जब मुझे विशारद करने के बाद नेशनल स्कॉलरशिप मिली जी, और मैं उत्तर प्रदेश से पहली लड़की थी जिसको ये स्कॉलरशिप मिली, तो एक बड़ी चीज लगी परिवार के लोगों को भी। और वही लोग जो कहते थे अब से आनी हो गई है, इसको क्या डांस वांस करा रहे हो, परिवार के लोगों से कहते थे। उस जमाने में डांस को बहुत अच्छा नहीं समझा। हाँ, नहीं, गाना भी तो सिर्फ इसलिए दो भजन दो गीत सिखवा दिए जाते थे कि जब लड़की को पसंद करने आएंगे तो कहेंगे तुम गाना क्या जानती हो, तो दो गाने वो गा देगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दो गाने या दो गानों में नाचना भी सिखा दिया जाता था, पनघट में मुरलिया बाजी। हम लोग भी बचपन में किया करते थे ये सब। लेकिन जब मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली सब गंभीर हो गए। परिवार के लोगों को भी, जो और वही लोग जो विरोध किया करते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि ये डांस के पीछे पागल है, तो वही लोग कहने लगे अच्छा ये बड़ी बात है भाई, नेशनल स्कॉलरशिप मिला है। तो शायद वहां से ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। जी। अच्छा पूर्णिमा जी, एक कुशल नर्तक के लिए नृत्य के साथ साथ गीत संगीत और ताल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी, आपने कह रही हैं आप। नृत्य के प्रशिक्षण शिक्षण के साथ साथ बीम्यूज किया,
तबला और सारंगी वादन भी सीखा। ये ऑल इन वन बनना कैसे संभव हुआ? कैरियर के साथ साथ घर परिवार भी तो था। ये संभव ऐसे हुआ, एक्चुअली मैंने पढ़ाई के साथ साथ ये सब नहीं किया था। पहले मैंने सिर्फ नृत्य ही सीखा था जी। लेकिन इंटरमीडिएट में क्या हुआ, मैं यहाँ लखनऊ में आईटी कॉलेज में पढ़ती थी जी। और मेरे सब्जेक्ट्स थे, साइंस और मैथमेटिक्स। और इधर म्यूजिक कॉलेज भी जाना होता था जी जी। और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी इंटरमीडिएट के बाद। तो मेरा क्या हुआ कि साइंस और मैथमेटिक्स सभी टफ होता है। तो मुझे घर से ये कहा गया कि अगर तुमने साइंस लेना है तो डांस छोड़ो, साइंस और मैथमेटिक्स लेना है तो डांस छोड़ो, और डांस करना है तो साइंस छोड़ो। और वो जमाना वो था जब घर के लोग ही गाइडेंस देते थे कि तुमने क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है हाई स्कूल में। बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चे जो स्वयं भी निर्णय ले लेते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि मैंने कहा डांस तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे इंटरमीडिएट में ही आधा साल सीखने के बाद मुझे लगा कि हाँ बात तो सही है, मुझे एक चीज छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने साइंस और मैथमेटिक्स छोड़ना प्रेफर किया। और फिर मुझे क्या हुआ कि दूसरे आर्ट साइड के सब्जेक्ट क्या लूं। आईटी कॉलेज में मुझे सब्जेक्ट्स मिल नहीं रहे थे, तो मैंने आधे से अपना कॉलेज बदला और इंटरमीडिएट के फाइनल ईयर में मैंने अपने सब्जेक्ट्स बदले। और सब्जेक्ट्स बदलने के लिए मुझे तबला चूज करना पड़ा एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो इस तरह से मैंने तबला सीखा। फिर तबले में इंटरेस्ट आने लगा, इंटरमीडिएट तबले के साथ किया, तो फिर तबला अलग से भी सीखा। गाना सीखने का मेरा सिलसिला बाद में हुआ जब मैं नौकरी में आ गई और परफॉर्मेंस करती थी जी। तो जब प्रोडक्शंस करना शुरू किया तो प्रोडक्शन करते समय मैं कोई चीज, कोई भाव ठुमरी का बताना चाहूं कि यहाँ ऐसे जो सिंगर हमारे वोकलिस्ट होते थे उनको मैं कोई कॉम्पोजिशन में बताना चाहती थी कि ये रचना में ये शब्द ऐसे गाइए आप, उसका भाव नहीं बनता था। तो मुझे लगता था कि मैं कहीं बेसुरी हो रही हूँ, ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ। तो ये मैंने एक एज अ चैलेंज लिया रेगुलरली सीखकर। और जब मेरे राग तैयार हो जाते थे परीक्षा के लिए, और परीक्षा को मैं टारगेट बनाती थी क्योंकि परीक्षा के लिए फिर जरूरी होता था कि इतने राग तैयार करने ही हैं, 10 राग। और मेरे 10 राग तैयार नहीं होते थे तो मैं ड्रॉप कर देती थी। मैं परफेक्शनिस्ट हूँ और मुझे लगता था कि जब तक बिल्कुल ठीक ना हो जाए, सारे राग पूरे कोर्स के तैयार ना हो जाए, तब तक परीक्षा न दूं। अच्छा पूर्णिमा जी, कथक के कई घराने बताए जाते हैं जी। हाँ? तो क्या विशेषताएं हैं इनकी? घरानों की विशेषताएं हर घराने की अपनी अपनी थोड़ी थी, लेकिन आज के जमाने में सारे घराने तो मिंगल हो गए हैं। जब इनकी ओरिजिनलिटी थी, हमने जब सीखना शुरू किया था तब मुख्य रूप से 2 घराने थे, लखनऊ घराना और जयपुर घराना हमें पढ़ाया जाता था। और तभी प्रादुर्भाव हो रहा था, उदित हो रहा था बनारस घराना, जानकी प्रसाद घराना कहलाता है, जो जिसमें गोपी किशन और सितारा देवी वगैरह आते हैं जी। तो जानकी प्रसाद घराना यानी बनारस घराना भी कहलाता है। और लेकिन सबसे पुराने हैं लखनऊ और जयपुर घराने, फिर बनारस घराना। और कालांतर में अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले रायगढ़ घराने को भी मान्यता मिल गई है जी। तो अब कथक के 4 घराने हैं जी। लेकिन इन चारों घरानों में अब बहुत अंतर दिखाई नहीं देता है। और मुख्य रूप से चारों घरानों की खास विशेषताएं ये है कि जयपुर घराने में लयकारी को प्रधानता दी जाती थी जी। और तैयारी, चक्कर और बंदिशें तो लगभग कॉमन ही होती थी लखनऊ और जयपुर की। कुछ बंदिशें अलग अलग हैं जो जयपुर के प्रवर्तकों ने बनाई हैं, जैसे नारायण प्रसाद जी या सुंदर प्रसाद जी या और अन्य किसी जयपुर घराने के कलाकार ने बनाई हैं। वो बंदिशें अलग अलग हैं कुछ। और लखनऊ घराने में कहते हैं कि अभिनय की प्रधानता और लास्य और भाव को प्रधानता दी जाती थी, जैसे ठुमरी इत्यादि में। ऐसा नहीं है कि लय
तयकारी और तैयारी नहीं होती थी, लेकिन प्रधानता अभिनय को दी जाती थी। जी। प्रख्यात गुरुओं से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन आपको मिला, तो आप कहाँ से शुरू करेंगी इसके बारे में बताना। जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं बहुत सौभाग्य समझती हूँ अपना कि मुझे बहुत ही प्रतिष्ठित गुरु मिले और बहुत सुलझे हुए गुरु मिले सभी। जी। आरंभ में मैंने जब मैरिस म्यूजिक कॉलेज, जो कि आज भातखंडे यूनिवर्सिटी है, जी, वहाँ सीखा। उसका नाम मैरिस म्यूजिक कॉलेज हुआ करता था तब। जी। और बहुत कम उम्र में मेरा एडमिशन हुआ था, 8 साल की मैं थी तब। उमा दीदी वहाँ थी और एक पूरन पांडे जी सीनियर स्टूडेंट थे, वो भी कभी कभी सिखाया करते थे। उनसे मेरा तत्कार का यानी आथे थे शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद मोहन राव जी और गुरु विक्रम सिंह जी से विधिवत मैंने शिक्षण लिया। और बाद में भी जब परीक्षाएं पास कर ली तभी भी इन लोगों से ही मैंने सीखना जारी रखा। जी, जी हाँ। और इसके अतिरिक्त उन दिनों बिरजू महाराज जी लखनऊ हर गर्मी की छुट्टी में आया करते थे। और मेरे गुरुजी लोग अक्सर उनके पास मुझे ले जाते थे। तो बिरजू महाराज ने अपने इच्छा से मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो फिर एक सिलसिला ही बन गया था, हर गर्मी की छुट्टी में बिरजू महाराज जी से सीखने का मुझे अवसर मिला। इसके अतिरिक्त भातखंडे में होने के कारण एज स्टूडेंट भी, और जब शिक्षक हो गई तभी भी हमारे यहाँ अभिनय सम्राट शंभू महाराज जी आया करते थे। और जयपुर घराने के प्रवर्तकों में से सुंदर प्रसाद जी आते थे। एज एग्जामिनर भी आते थे ये लोग। तो जब भी एज एग्जामिनर आते थे तो कभी कभी हम अभ्यास करने जाते थे गुरुजी के यहाँ क्लास में। सामने ही क्लास था, गुरुजी वहीं रहते थे। तो ये लोग भी कुछ कुछ सिखा दिया करते थे। कभी थोड़ा हम सुबह के रियाज में अब जब जाते थे तो ये लोग बैठे होते थे शंभू महाराज जी से, हमारे गुरुजी कहते थे गुरु महाराज कुछ सिखाओ इसको। तो वो सिखाते थे। तो इन लोगों से भी थोड़ा बहुत मुझे प्रसाद रूप में मिला। उसके बाद लच्छू महाराज जी लखनऊ आ गए थे बम्बई छोड़ के। तब लच्छू महाराज जी से भी काफी लंबा समय मुझे सीखने को मिला। लच्छू महाराज जी ने मुझे घर पे बुलाकर सिखाया। और फिर उनके प्रोडक्शन, जब वो कथक केंद्र में नियुक्त हो गए थे एज गुरु और निदेशक, तो उनके प्रोडक्शंस में भी उन्होंने मुझे हमेशा लिया और सिखाया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों से भी अक्सर मुलाकात होती रहती थी
जैसे हमारे गुरु जी की एक शिष्य, मोहन राव जी की एक शिष्या थी रोहिणी भाटी जी, जो पुणे से आती थी सीखने जी। तो वो भी हमारा क्लास कभी कभी लेती थी। कुमुदिनी लाखिया जी एज एग्जामिनर आती थी, तो मेरे घर में रहती थी। पूर्णिमा ये कैसे करती हो, दिखाओ। तो वो भी सिखा देती थी कुछ। सितारा देवी जी कार्यक्रम के लिए आती थी, तो उनके साथ अक्सर मेरी ड्यूटी लगती थी कि उनके साथ बैठूं, तो रात को देर तक बैठना होता था। तो वो भी कभी कभी कुछ सिखाई। और तो मैं इन सभी को गुरुतुल्य ही मानती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विधि नागर है और मैं कथक की साधिका हूँ, शिक्षिका हूँ, नृत्यांगना हूँ। आज जो मैं ये सारी चीजें कह पा रही हूँ, इसके पीछे जो श्रेय जाता है वो मेरी गुरु प्रोफेसर डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी को जाता है, जिनको कि बहुत प्यार से हम लोग दीदी कहते हैं। ये बात आज की नहीं है, लगभग 35 वर्ष पुरानी है, जब मेरा दाखिला लखनऊ के भातखंडे संगीत संस्थान में हुआ था। और जब पहली बार मैंने उनको देखा था तो मुझे बहुत डर भी लगा था, लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों हम लोग उनके पास आते चले गए, उनसे सीखते चले गए, त्यों त्यों हम लोगों ने ये जाना कि वो बहुत ममतामयी माँ के समान हमारी गुरु भी हैं, हमारी दोस्त भी हैं, हमारी साथी भी हैं, हमारी पथ प्रदर्शक भी हैं, मेंटर हैं, हमारी सब कुछ है। उनको आभार भी नहीं व्यक्त कर सकती और उनके ऋण से उऋण भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि उनके सिखाए पथ पर आगे बढ़ सकूं और कथक नृत्य संगीत जगत के इस संसार में उन्हीं के दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ सकूं। मैं दीदी के संपर्क में बहुत पहले से रही। जब मैं कक्षा 6ठी या 7वीं में थी, भातखंडे की छात्रा थी, जो मैंने एक स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सनालिटी अपनी गुरुजी के अंदर में देखी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई कि बड़ी जमीनी तौर से वो जमीन से जुड़ी हुई महिला है और बड़े बड़े निर्णय वो इतनी स्वाभाविकता से, सहजता से ले लेती हैं। लेकिन जहां तक एक स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सनालिटी की बात है, मैंने कई बार उनको देखा कि हर फ्रंट पे एक फीमेल के लिए अगर वो वर्किंग है तो उसके लिए उसको मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति और इतना मॉडेस्ट और इतना सरल और सहज, इतना स्वाभाविक, तो अगर कहीं महानता की परिभाषा है तो मैं तो कहूंगी कि मेरी गुरुजी हैं महानता की परिभाषा। इतना उदार मन का कोई व्यक्ति हो सकता है जो इतना खुद चुनौतीपूर्ण तरीके से परिस्थितियों में काम कर रहा हो, तब भी उसके मन में सबके लिए उदारता का भाव। इस अनऑर्गेनाइज फील्ड में जहाँ पे जल्दी कोई किसी की मदद नहीं करता है, उसमें वो सबको बढ़ावा देती हैं, सबको मोटिवेट करती हैं, समय समय पर परामर्श देती हैं, सलाह देती हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आज अगर मेरी गुरुजी से मैं प्रभावित हुई हूँ तो उसी का नतीजा है कि आज मैं भातखंडे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और मैं नृत्य के प्रति अपना योगदान दे पा रही हूँ। तो कुछ अपने इस शिष्य परंपरा पर भी प्रकाश डालिए। भातखंडे की जो शिष्य परंपरा रही, उनमें से कुछ लड़कियां विश्वविद्यालयों में सिखा रही हैं। जैसे भातखंडे में ही है डॉक्टर रुचि खरे हैं जी, इन्होंने लंबे समय तक मुझसे सीखा। डॉक्टर वीना सिंह जी भी हैं जी। इसके अतिरिक्त बनस्थली में भी मैंने नृत्य सिखाया। बनस्थली की कुछ लड़कियां विदेश में नृत्य सिखा रही हैं, जिसमें सीमा सुरेश कुमार हैं और लखनऊ की पारुल खन्ना यहाँ से सीख के अब अमेरिका में अपना स्कूल खोल के क्लासेस चला रही हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जी। BHU में विधि नागर भी आपकी छात्रा रही हैं जी। हाँ, BHU में विधि नागर हैं। सूरीनाम में मैंने सिखाया जी, और सूरीनाम के बच्चे भी बहुत वहाँ आपको पता होगा शायद कि जो इंडियन ओरिजिन के बहुत से लोग वहाँ पर जी, बहुत लोग हैं वहाँ पर सेटल हो गए हैं। तो वहाँ ऐसी जगहों पे ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने कुछ सेंटर्स खोले हैं, तो वहाँ मैं सिखाने गई थी।
जी। तो वहाँ इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ बाहर के भी लोग हैं जो अफ्रीकन्स वगैरह, इंडोनेशियंस, अफ्रीकन्स, वो लोग ने भी बहुत अच्छा किया। और कुछ लोग तो उसमें से कनाडा में अपना क्लासेस खोल के सिखा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त गयाना में मैंने सिखाया जी। वहाँ के भी कल्चरल सेंटर में भी, वहाँ मेरी शिष्या एक टीचर है आजकल। तो जर्मनी में इरिस ब्रिकाए नाम की एक लड़की है जो फ्लेमेंको डांसर थी, और उसने आके कथक सीखा जी, और यहाँ से विशारद करके भी गई। और अभी अपना फ्लेमेंको और कथक दोनों डांस सिखा रही है जी। तो, और इन्हीं के साथ आपने वो अपना प्रयोग भी किया था, जिसमें फ्यूजन कहें, हम लोग तो फ्यूजन ही कहेंगे, लेकिन कथक और वो दोनों का प्रयोग, कथक फ्लेमेंको। जी हाँ जी। क्योंकि ऐसा हुआ कि जब मैं पहली बार विदेश गई थी, जर्मनी गई थी, तो वहाँ मैंने देखा फ्लेमेंको नृत्य, और उसके बारे में थोड़ा उसने मुझे प्रभावित किया। और बिरजू महाराज जी से भी कभी कभी बातचीत होती थी, तो वो नई तिहाइयों की रचना करते थे, गिनती की तिहाइयां। तब उन्होंने बताया कि वो स्पेन गए थे, और स्पेन से उनको ये फ्लेमेंको डांस की जो एक रिदम बहुत प्रभावित की, और ये गिनती की तिहाइयां जो ताली बजा के करते हैं वो उन्होंने फ्लेमेंको नृत्य से ली। अच्छा पूर्णिमा जी, विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए संगीत की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, तो जब आप सूरीनाम गई थी तो आपको काफी दिक्कतें आई थी, आपने बताया था। तब फिर आपने 8 साल के पूरे कोर्स को 4 वॉल्यूम्स में पहले कैसेट फिर सीडी पे तैयार करवाया, नृत्यांजलि शीर्षक से, और 1991 में इसका लोकार्पण पंडित बिरजू महाराज ने किया था। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका, इसलिए कि जो भी कथक सीखता है उसके लिए संगीत की व्यवस्था होना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। जी 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 जी। तो कैसे किया आपने, इसकी कल्पना कैसे आई आपके? इसकी कल्पना ऐसी हुई नीलम जी, बचपन में भी मैं जब नृत्य सीखती थी तो जब अल्मोड़ा जाती थी तो जाहिर था, बड़ा छोटी सी जगह है अल्मोड़ा, तो लोगों को बड़ा अचंभा होता था, अच्छा नृत्य सीख रही हो, दिखाओ कुछ। तो मैं खड़ी हो जाती थी, ता थे थे तत, अब वो तत थे ही, तिगदा डिग दिग थे, किसको समझ में आए? तो कोई मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम होती थी कि संगत तो है नहीं वहां पर कुछ। इसी तरह से जब सूरीनाम गई, तो उससे पहले कनाडा गई थी, तो वहां भी यही होता था कि लोग सीख तो लेते थे, उसके बाद घर हम उनसे कहते थे अभ्यास करके आए हो, तो वो अभ्यास कैसे करें, संगत नहीं है तो। और वहाँ इतनी आसानी से कोई तबले वाले मिलते भी नहीं थे, जो भारत से गए हैं वही होते थे अगर अवेलेबल हो तो। जी। तो जब हम उनसे कहते थे कि कुछ अच्छा नृत्य दिखाओ, या उनके परिवार वाले कहते थे, तो वो हाथों में 9 चूड़ियां दिखाते थे, या चोली के भीतर क्या है, ये सब डांस करते थे। तो मुझे तभी से ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए इन लोगों के लिए। जी। तो मैंने अपने संगतकारों से बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन कभी कभी होता है ना, कलाकार बहुत सिंपल होता है, वो लोग जब राजी हो गए और सारी बात हो गई हमारी, किसकी कितनी फीस होगी, तो उसके बाद उनको भड़का देते थे लोग, अरे क्या कर रहे हो तुम, अपना एक रिकॉर्डिंग हुई तो दूसरे दिन बोले अरे अपने हाथ पैर कटवा रहे हो, रोजी रोटी रिकॉर्डिंग करवा दोगे तो तुम्हें कौन पूछेगा फिर। तो इस तरह की बातें बहुत होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन उन लोगों को समझ में आया, मैंने कहा भाई मेरे पास तो सारी रिकॉर्डिंग है, मैं तो विदेश में करती हूँ ये, है ना, तो क्या मैं यहाँ करती हूँ तो रिकॉर्डिंग पे करती हूँ क्या, तुम लोगों की तो जरूरत होती है। तो धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आया कि हाँ यहाँ तो भी कर तो सकती हैं ये रिकॉर्डिंग पे। मैंने कहा ये उनके लिए है जो लोग
आपको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो कम से कम रोज अभ्यास करना है, बच्चों के काम आएंगी, तो उन लोग को समझ में आ गया। जी। तो बहुत कोऑपरेट किया सभी मेरे कलाकारों ने। जी। और अच्छे अच्छे कलाकार उसमें हैं, जो पंडित धर्मनाथ जी हैं, अरुण भट्ट जी हैं यहाँ के तबला वादक, और एक उस्ताद तजम्मुल खां होते थे। जी सितार। तो सितार पे उन्होंने सितार बजाया है, सरवर जी ने वायलिन बजाया है। तो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स हुई है और उसकी बहुत प्रशंसा हुई, देश विदेश में भी बहुत सराहा गया। ता प्रधान धान तान धातिट तातिट ग्रधातिट घिन्नडान घिन्नडान धित्ता कतगदिगिन धान तान धा कतगदिगिन धान तान धा कतगदिगिन धान तान धा। तनन अदरगनि तदनि तनु तनन तनु तनन तनदरना तनन अदरगनि तदनि तनु तनन तनु तनन तनदरना तनन अदरगनि तत्ते ते ते ता ते 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 तत्ता ते 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 तत्ता ते 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 तत्ता ते 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 तत्ता। तनन अदरगनि तदनि तनु तनन तनु तनन तनदरना तनन अदरगनि तदनि तनु तनन तनु तनन तनदरना। अच्छा पूर्णिमा जी, एक चीज मैं कहूंगी, कुछ बातों में आपकी विदेश यात्राओं के काफी प्रसंग आ गए। एक तो कनाडा का वो कार्यक्रम है जिसमें आपने पंडित रविशंकर जी के साथ मंच साझा किया था। जी, बहुत अद्भुत रहा होगा वो अनुभव। जी हाँ 71 की बात है जी, 1971। हम मेरा पहला ट्रिप था विदेश का। हम हिंदुस्तान से 10 डांसर्स सेलेक्ट किए गए थे जो मॉन्ट्रियल में मैन एंड हिज वर्ल्ड इंटरनेशनल फेयर में भाग लेने गए थे एज होस्टेस कम आर्टिस्ट। हम लोग दिन में पेविलियन में होस्टेस का काम करते थे और उसी बीच में दिन भर में 4 या 5 बार कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, हर एक की अलग अलग, कभी भरतनाट्यम, कभी कथक, जिसके ओडिसी, ऐसे पार्टिसिपेशन होता था। और कथक में सिर्फ मैं थी। ओटावा के पास मॉन्ट्रियल से कुछ किलोमीटर्स दूर पर एक मोरोया करके या माउंट रॉयल नाम से एक स्थान था जहाँ आश्रम था, योग का आश्रम था। वहाँ रविशंकर जी का कार्यक्रम होना था और हम लोगों को भी, हमारे यहाँ से 2 डांसर्स भेजे गए, एक मैं और एक और कोई भरतनाट्यम डांसर थी। हम दोनों का कार्यक्रम था। तो रविशंकर जी के कार्यक्रम से पहले मेरा कार्यक्रम था जब तक उन्होंने आना था। और बड़ा ही एक्साइटमेंट था क्योंकि मैंने तब तक रविशंकर जी को देखा नहीं था। और रविशंकर जी तो ऐसी हस्ती थे जिन्होंने भारत को पहचान दिलाई संगीत। जी बिल्कुल। यानी वो सिनोनिमस बन गए थे। रविशंकर जी माने भारत, भारत माने रविशंकर जी, ऐसा हो गया था। तो हमारे लिए भी बहुत ही पूजनीय थे और एक्साइटमेंट था कि रविशंकर जी से मिलेंगे। और मेरा कार्यक्रम पहले था जी। उसके बाद मेरे कार्यक्रम के दौरान ही वो पधारे और थोड़ा देर उन्होंने मेरा कार्यक्रम देखा जी। फिर वो स्टेज में अपना इंस्ट्रूमेंट मिलाने को चले गए। तो उसके बाद आके उन्होंने, जब मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ, बहुत आशीर्वाद दिया। मेरे लिए तो एक मतलब जैसे एक स्वर्णिम अवसर, स्वर्ग जैसा जी बिल्कुल अनुभव था उस समय जब उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। अब हम चाहेंगे कि जो साहित्यिक रचनाओं पर आपने कल्पनाशील काम किया है, कुछ उसकी चर्चा करें। बहुत काम किया है आपने। सबसे पहला मुझे मौका मिला जब मैं नौवीसी थी, यानी बहुत अनुभव नहीं था मुझे। निपुण कर रही थी या कर चुकी थी। तो यहाँ एक पर्वतीय समाज था और आप जानती है मैं पर्वतीय समाज को बिलोंग करती हूँ, कुमाऊनी हूँ। तो कुमाऊनी एक था, उसका नाम था कुमाऊं परिषद जी।
लखनऊ का कुमाऊं परिषद, समथिंग लाइक दिस। तो मुझे वहाँ के लोगों ने उस समय एक गिरजा पंथ हुआ करते थे, नवीन पंथ हुआ करते थे, वो लोग भी भातखंडे में सीखे थे। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम लोग मालूसाही कर रहे हैं, और एक प्रद्युमन सिंह जी होते थे, अभी उनका हाल ही में देहांत हुआ है। उन्होंने एक नाटक लिखा था मालूसाही। मालूसाही एक लोक कथा है कुमाऊं की, और बहुत मशहूर प्रेम कथा है। इस पर वो लोग एक डांस ड्रामा तैयार करना चाहते थे, जिसमें मुझे चाहते थे कि मैं नृत्य निर्देशन करूं। मुझे अनुभव नहीं था बिल्कुल तब तक कोई नृत्य निर्देशन का, लेकिन उन लोगों ने इस तरह का संगीत रचना की थी और बहुत सुंदर संगीत रचा था, तो मुझे खुद ही उससे एक बल मिलता गया। और मालूसाही सबसे पहले प्रस्तुति थी। तत्कालीन सचिव थे नरेंद्र मोहन मेहरोत्रा जी, उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि नृत्य में तब मैं ही एक यहाँ पर ऐसी नृत्यांगना थी कि जो इस फील्ड में फुल टाइम लगी हुई थी जी। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कि भाई ये करना है, ज्योत्सना करना है। मैंने कहा मेरे को तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे करूंगी, क्या करूंगी। बोले स्क्रिप्ट हम बना के देंगे तुम्हें, तुम करो बच्चों को लेके। तो उन लोगों ने मेरा इतना मनोबल बढ़ाया, गुरु विक्रम सिंह जी ने पीछे पड़ गए कि नहीं तुम्हें करना है। तो ये जो अवसर आया कि ज्योत्सना पर कुछ करना है, ज्योत्सना की स्क्रिप्ट आ गई। बीत गया दिन आई धूमिल सांझ सुहानी, लगी गूंजने नीड़ नीड़ में अमृत वाणी। यहाँ से हमने ओपनिंग करी उसकी, और ये स्क्रिप्ट बन के आई थी। अवसादी जग गए श्रमिक ने ली अंगड़ाई, कर्मठ के हित है यति की बेला सुखदाई। और यहीं से हम शुरू करते थे। जब मिलते मौन, जब मिलते मौन, नयन पल भरे जब मिलते मौन, नयन पल भर खिल खिल अपलक कलियां सुंदर, देखती मुग्ध विस्मित नभ पर जब मिलते मौन, नयन पल भर जब मिलते मौन। तो इस तरह से हमारा संगीत तैयार हो गया और हमने शुरू किया। लेकिन क्या होता था कि मुझे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था, और मेरी किस्मत बहुत अच्छी समझती हूँ कि तभी बिरजू महाराज गर्मी की छुट्टियां होते ही यहाँ आ गए, और मैंने बिरजू महाराज को पकड़ा, महाराज जी ये करना है मुझे और मेरी जिम्मेदारी है, आप मदद करिए। तो कहते थे तुमने क्या करा है, दिखाओ पहले मुझे। तो मैंने उनको दिखाया और ये संगीत बना था। फिर उन्होंने उसमें उनका जब टच इसमें लग गया और उन्होंने कहा चलो मैं जरूर करूंगा मदद तुम्हें। तो इस तरह से ज्योत्सना का प्रोडक्शन हुआ, और ज्योत्सना जब सुमित्रा नंदन पंत जी के सामने प्रस्तुति हुई उसकी, तो गदगद हो गए वो। इसी तरह से महादेवी जी जब आई थी यहाँ, तो महादेवी जी के आगमन पर, उनके स्वागत पे मुझे कहा गया, भातखंडे से कार्यक्रम करना था जिसमें मुझे कहा गया कि नृत्य का प्रस्तुति हो। तो मैंने किया था नीर भरी मैं नीर भरी दुख की बदरी, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। तो ये बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन हो गया था, और पंडित धर्मनाथ जी ने इसको बहुत ही खूबसूरती से गाया भी था। तो ये महादेवी जी के सामने जब प्रस्तुत हुआ, तो आके उन्होंने मुझे मंच पर अपने गले से लगा लिया। शंभूनाथ जी निदेशक के रूप में आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप कुछ करिए। पहले तो उन्होंने कहा उर्वशी करो, तो उर्वशी कराई। और साहित्यकार वो हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारे रिहर्सल के दौरान देख के कुछ ऐसा सुझाव दे देते थे कि उनके जरा सा सुझाव से ही पूरा चार चांद लग जाते थे पूरे प्रोडक्शन में। उसके बाद शंभूनाथ जी ने ही मुझसे और कई कार्यक्रम इस तरह के कराए, जिसमें एक बहुत अच्छा और बहुत लोकप्रिय रहा मुक्ति के स्वर, जिसमें हमने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सारे राष्ट्र कवियों की गीत प्रमुख कविताएं लेकर प्रस्तुति की थी। जैसे हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।
जी जी। इस तरह के। और कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, बालकृष्ण शर्मा नवीन का और दिनकर जी का और प्रसाद जी का, शरण गुप्ते, इन सभी के कविताएं लेकर हम लोगों ने, और झांसी की रानी भी प्रस्तुत किया था। तो मुझे इन लोगों ने बहुत इंस्पायर भी किया। शंभुनाथ जी ने बहुत इंस्पिरेशन दिया और बहुत अच्छे सुझाव देकर हमारे कार्यक्रमों को बहुत अच्छी तरह से जी करवाया। अच्छा पूर्णिमा जी, 40 साल से ज्यादा का आपका एकेडमिक्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स का अनुभव है जी। तो प्रमुख पड़ाव क्या रहे? प्रशासन और प्रदर्शन दोनों नावों पर संतुलन कैसे बनाया आपने? सर्वप्रथम मुझे अवसर मिला भातखंडी में प्रिंसिपल होने का जी, और उसके लिए मुझे डॉक्टर अवस्थी ने प्रेरित किया, जबरदस्ती मुझसे अप्लाई करवाया। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं नहीं बनना चाहती हूँ प्रिंसिपल। बोले नहीं, देखो कोई गलत आदमी ना आ जाए, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ अप्लाई करो। तो प्रधानाचार्य हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन को कभी मैं एंजॉय कर पाऊंगी ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब दायित्व तो मिल गया तो मैंने चैलेंजेस को अपने जीवन में बहुत ही सरलता से लिया और कभी मैं उस पर उससे विचलित नहीं हुई। कई मुश्किलें भी आई तो मैं ये हमेशा मेरा सोचना ये रहा कि कोई मुश्किल आती है तो ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है और कोई बेटर रास्ता खोलने के लिए आपका इस्तेमाल करता है, रास्ते से चलाने के लिए ईश्वर मौका देता है। जी जी। तो इसी तरह से मैंने प्रधानाचार्य से, फिर मुझे यहाँ जब यूनिवर्सिटी बन गई तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्टेड थी, तो ऑटोमेटिकली कुलपति बनाया गया उस प्रक्रिया में जी। और फिर कुलपति के दायित्व निभाने के लिए मैंने काफी कुछ नियम कानून पढ़े, क्योंकि वो सिर पर आन पड़ा था वो दायित्व जी, और उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो फिर जब दायित्व आ गया तो फिर मैंने नियम कानून लेके पढ़ना शुरू किया, काफी कुछ पढ़ा। और पढ़ने से, देखिए, मेहनत करने से आप सक्सेसफुल भी होते ही हैं। बिल्कुल। तो एक सक्सेसफुल मेरा टेन्योर रहा। उसके बाद उसी बीच में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि एशिया का एक माना हुआ प्रथम संगीत विश्वविद्यालय जी था, वहां मेरी नियुक्ति कर दी गई। तो मैं वहां चली गई और वहां एक नए तरह का चैलेंज मेरे सामने आया और वो फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी थी, 50 साल से चल रही थी, 50वां साल चला, शुरू हुआ मेरे जाने के बाद ही। और गोल्डन जुबली कराने का दायित्व भी मेरे ऊपर आ गया जी, और जी। मुझे ये बहुत ही फक्र है, बहुत गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि मुझे वहाँ बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, शासन का, प्रशासन का, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का और संस्कृति मंत्री, इन सब ने मिलकर मुझे जो वहाँ एक रास्ता दिखाया इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाने का। पहली बार मेरे वहां जाने के बाद विश्व पटल पर नुमाइश में शामिल हुआ। इंदिरा कला अपने में संपूर्ण विश्वविद्यालय है कला और संगीत का, ऐसा विश्वविद्यालय कोई दूसरा नहीं है हिंदुस्तान में। तो जहाँ सारी कलाएं और संगीत के अनेक विधाएं सभी सिखाई जाती हैं जी। पेंटिंग पेंटिंग और स्कल्पचर इत्यादि से, और संगीत के सारे तबला, गायन, वायलिन इत्यादि, नृत्य की सभी विधाएं, भरतनाट्यम और लोक नृत्य बहुत रिच है वहाँ के सिलेबस में। तो कुल मिला के बहुत अच्छा टेन्योर रहा वहाँ भी और सभी का बहुत सहयोग रहा। आपने जिस प्रकार राजस्थान के वनस्थली शिक्षण संस्थान में भव्य संगीत नृत्य विभाग स्थापित किया, उसने वर्षों से शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध संस्थान की गरिमा को एक पूर्णता प्रदान की।
थोड़ा सा यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। नृत्य विभाग वहाँ था, वहाँ मणिपुरी नृत्य और भरतनाट्यम नृत्य सिखाया जाता था। जी जी। लेकिन कथक नहीं था। जी जी। तो वहाँ वहाँ एक मुख्यमंत्री रहे हैं पंडित हीरालाल शास्त्री जी। जी जी। उनके सुपुत्र थे दिवाकर शास्त्री जी, जो मंत्री कहलाते थे वहाँ। जी। अब तो वनस्थली यूनिवर्सिटी बन गया है, लेकिन तब विद्यापीठ हुआ करता था और यूनिवर्सिटी नहीं था। तो हीरालाल शास्त्री, स्वर्गीय हीरालाल शास्त्री जी ने ही इसकी स्थापना की थी। और दिवाकर शास्त्री जी यहाँ लखनऊ आए जी। और वहाँ की एक खास बात ये है वनस्थली की, वो बहुत ठोक बजाकर ऐसे व्यक्तियों को वहाँ रखना चाहते हैं जो निष्ठा से, ईमानदारी से, शुद्धता से हाँ वहाँ काम करें और लग के करें जी। और संस्कारों से भी परिपक्व हों जी। तो वो उनको पता नहीं कहाँ से मेरा नाम पता चला, तो वो यहाँ आए और बहुत उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि भाई आप वहाँ चलो। मेरी स्थिति उस समय वहाँ जाने लायक नहीं थी, क्योंकि बच्चा, शादी तभी हुई थी और छोटा बच्चा था। तो फैमिली को 2 भागों में बांटने का प्रॉब्लम आ जा रहा था। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे उन्होंने ठान लिया था कि मुझे ही ले जाना है। तो उन्होंने मुझे ऐसा अल्योरमेंट दिया सुविधाओं का कि ये भी मिल जाएगा आपको, वो भी मिल जाएगा, आप कोई चिंता नहीं करें। तो वो मुझे ले गए। खैर मैं चली गई और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ मैं चली गई, क्योंकि वो मेरे मन मुताबिक जगह है जी। मैं स्वभाव से जो चीज मुझे पसंद है उस तरह की वो संस्था है। वातावरण वाइज तो मुझे, और वो लोग भी बहुत ही अच्छे थे, अभी भी हैं, मतलब उनके परिवार के लोग, उनके सुपुत्र ही अभी कुलपति हैं वहाँ। तो दिवाकर शास्त्री जी मुझे वहाँ ले गए और उन्होंने बताया कि भाई आपको इसको स्थापना करनी है, कथक नृत्य विभाग। तो जब मैं गई तभी वहाँ नृत्य केंद्र करके एक बिल्डिंग उन्होंने बाकायदा छांट के वहाँ एस्टेब्लिश किया, और मणिपुरी नृत्य पहले से था। अच्छा। कई सालों से चल रहा था और बहुत अच्छा विभाग था। और भरतनाट्यम का भी तभी आए, कोई मेरे जाने के बाद ही किसी को बुलाया उन्होंने। और कथक की स्थापना हुई और कथक में फिर बच्चे बहुत ही आए और मुझे उन्होंने पूरा सहयोग देते थे। जो भी रिक्वायरमेंट होता था तुरंत संगतकारों की नियुक्ति करनी थी, संगतकार नियुक्त कर दिए उन्होंने। और मैं बहुत प्रभावित भी थी वनस्थली से। और जाते ही ना वहाँ जगह जगह हर बिल्डिंग पे ये लिखा रहता था कि एक माँ को फूल प्यारो, अध खिलो कमला गयो, शोक भी तो हर्ष छायो, फूल बाग लगा गयो। इन 4 पंक्तियों ने मुझे इतना प्रभावित किया था। यही उनका वो आधार है। आधार है। इन पंक्तियों के पीछे था क्या कि हीरालाल शास्त्री जी की एक बच्ची बहुत कम उम्र में, जिसको संगीत और पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, गाँव के बच्चों को लेके पढ़ाती थी, तो उसकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। और ये बच्चे की मृत्यु ही आधार बनी इस विद्यापीठ की स्थापना का। ये बताएं कि आजकल आप किन किन प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं? प्रोजेक्ट से डायरेक्टली तो मैं किसी से इस तरह से नहीं जुड़ी हूँ। यहाँ मेरे विद्यार्थी हैं जिनको मैं पीएचडी वगैरह के लिए गाइड करती हूँ। और लेकिन शिक्षा, आपने अभी नई शिक्षा नीति के बारे में सुना होगा। नई शिक्षा नीति आई है ना जी। तो एनसीईआरटी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें मैं डायरेक्टली जुड़ी हुई हूँ। और ये जो शिक्षा नीति में कई बदलाव आए हैं अभी हम लोगों ने, तो वो कला और संगीत से जुड़े हुए जितने प्रकरण होते हैं उन समितियों में मैं लगभग कई संस्थाओं में डायरेक्टली जुड़ी हुई हूँ।
तो एनसीईआरटी ने अभी ये पहल की है कि ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये कई साल लगे इसको, हमको 5-6 साल लगे। पिछले 2 साल पहले हम इससे जोड़कर हमने 8 जगहों पे शांति निकेतन और बनस्थली और साउथ में ये जहाँ बेसिक क्लासेस से ही स्कल्पचर और पेंटिंग और म्यूजिक और ये सब चलता है शुरू से लेके, तो वहाँ हम लोगों ने देख के निरीक्षण करके वहाँ से फीडबैक लेके नई शिक्षा नीति में जो जिसमें बीए और बीएड 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होगा और वो म्यूजिक और फाइन आर्ट्स के भी टीचर्स तैयार करेंगे बीएड करके, ताकि ये जो नए टीचर्स नए स्कूल्स में एजुकेशन के लिए जाए छोटे बच्चे स्कूल लेवल पर, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षित सही ढंग से ट्रेंड टीचर्स हो इस फील्ड में भी। अभी तक हमारे यहाँ म्यूजिक फील्ड में और पेंटिंग के फील्ड में कोई ट्रेंड टीचर्स नहीं मिलते हैं आपको। बहुत नए नए अनुभव होते हैं इस तरह से समितियों के साथ मिलकर जाने से, काफी कुछ सीखने को मिलता है। पूर्णिमा जी, मुहावरा तो 2 नावों पर संतुलन बनाने का है, लेकिन आपके सामने तो 3-3 नावों को संभालने की चुनौती थी। प्रशासन और कला, इन्हें आपने बखूबी संभाला, एंजॉय किया, पर घरेलू मोर्चे की तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज है, आइए सुनते हैं। माँ के कारण घर में एक डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एनवायरनमेंट था। शुरू से ही हमने उन्हें प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ साथ हाउस होल्ड और फैमिली को मैनेज करते हुए देखा। बचपन की यादें हैं, घर में रियाज और प्रोग्राम्स का रिहर्सल रूटीन वे में होता रहता था। उस टाइम पर हमारे मन में ये सवाल ज़रूर उठता था कि why so much रियाज एंड रिहर्सल्स when it's time for family and socializing। उस समय इस बात को अप्रिशिएट करने की समझ तो थी नहीं, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज द काइंड ऑफ सुपरह्यूमन एफर्ट इट वुड हैव टेकन फॉर हर टू मैनेज ऑफिस, होम एंड स्टेज परफॉर्मेंस एट द सेम टाइम। And it's now that I understand that all the qualities of dedication, focus, responsibilities and multitasking to whatever level I have today are all because of her. सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि ऑफिस वर्क और अपना पैशन डोंट गो हैंड इन हैंड, पर अपनी मदर इन लॉ को देखकर सारे नोशंस चेंज हो गए। माँ का पैशन इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस हु नो हर, एंड इन हर ओन वर्ड्स, अपने आर्ट से शी ड्रॉज न्यू एनर्जी एवरी डे। माँ बाकी सारे चीज़ों के अलावा म्यूज़िक में भी मेरी पहली गुरु रही। बाकी इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मेरे अपब्रिंगिंग में बहुत डिफरेंट रही। एक तो बहुत सारा एक्सपोजर मिला, बहुत बड़े बड़े कलाकार, हस्तियां, इन सभी का घर में बहुत रेगुलरली आना जाना था, जो बहुत ही ज़्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनली एंड पर्सनली बहुत अच्छी कुशल एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत बेनिफिट हुआ। हमारा बचपन, हमारी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट रही, जो आज भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और नीडलेस टू से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं माँ को लेकर। माँ के बारे में फॉर्मल तरीके से बोलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सी बातों को शब्दों में बता पाना आसान नहीं होता। मेरी नज़र में माँ गर्व का विषय हैं। वे सुपर अचीवर हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने जो ऊंचाई हासिल की, उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पर ज़्यादा बड़ी बात यह है कि घर परिवार के मामले में भी वे सुपरस्टार हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्किंग वुमेन होने के नाते वे मेरे चैलेंजेस को समझती हैं और अपने अनुभव शेयर करती हैं। वो हमेशा दूसरे इंसान के हालात को समझने की और समझाने की कोशिश करती हैं। वी ऑल विश हर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो पूर्णिमा जी, आज आपसे काफी बातें हुई, लेकिन लगता है जैसे बहुत कुछ रह गया।
कथक के प्रति, अपने काम के प्रति आपकी जो सजगता है, उससे कभी आपका मन नहीं भरता। बहुत कुछ मैं है, तो चाहती हूँ कि भरे भी नहीं कभी। हाँ, बहुत कुछ है नया करने को अभी भी। हाँ, मैं तो अभी भी अपने को विद्यार्थी ही सोचती हूँ। जब भी मौका लगता है, आज भी कभी बिरजू महाराज आते हैं या कोई और आते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ ग्रहण करने की चेष्टा करती हूँ और करती भी हूँ जी, जाने चाहे वो अनजाने में ही हो। आपके अनुभव और आपके टिप्स कथक की नई प्रतिभाओं के लिए तो उपयोगी हैं ही। एक सच्चे साधक की तरह आप कथक की परंपरा को सतत प्रवाहित होते देखना चाहती हैं। आपके लगाव और आपकी ऊर्जा को सलाम। मन के मौसम यूट्यूब चैनल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे शामिल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तना ना दर दर दाने दादा तानु तना ना तानु तना ना तना तेरे ना तना ना दर दर दाने